मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है, और आपका सेमेस्टर 6 का है ये। और मेरे से थोड़ी गलती हो गई कि मैंने पहले मेजर पेपर 7 बना दिया है, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद जब आपका 6 खत्म होगा तो मेजर पेपर 7 में सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगी। उसमें हम बोलेंगे 6, 7, 8, तो उसको थोड़ा सा ये करना है। 6, 7, 8 नहीं, 7, 8, 9 बोलेंगे, तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। ओके, तो आपका पेपर क्या है? मेजर पेपर 6, 7 और 8 यही है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भाई? तो आपके सिलेबस को देखेंगे। आपके सिलेबस को देखने के बाद हाँ, और एक चीज़ पहले सुन लो। ये आपका भी किसके लिए? एनपीयू के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, इसीलिए हमने क्या किया, इसको डिटेल में नहीं जाके बस आपको मतलब कि हाँ चलो 100 बच्चा भी है तो उन लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उन लोग को क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। ये हमारा टारगेट है। ओके, तो और ये अभी एनपीयू के लिए, बाद में ये रांची यूनिवर्सिटी और आपका एसकेएमयू दोनों के लिए क्या होगा? यूजफुल होगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूनिवर्सिटी से हो तो दिस इज़ फॉर यू। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सिलेबस को देखेंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, देन आपको हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन बता देंगे। ओके, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। और आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा? ज्ञान सागर में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में अप टू सेमेस्टर 8 तक मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके लिख करो, चाहे जो करो, आपकी मर्जी हो। ठीक है, चलिए तो यूनिट 1 में आप देखो कि आपको क्या पढ़ना है। आपका यहाँ पे पेपर का नाम क्या है? हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान। तो हम लोग पहले हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे कि हिंदी भाषा होती क्या है, इसकी लिपि क्या है, ये सब आपको बेसिक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए पहला तो कि भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या है। फिर भाषा की विशेषताएं क्या क्या है, भाषा के अंग क्या है, भाषा और बोली में अंतर क्या है, भाषाओं का वर्गीकरण क्या है, और भाषा अध्ययन की दिशाएं, ये आपका टॉपिक है। यूनिट 2 में आपका भाषा विज्ञान की शाखाएं क्या क्या, इसका ब्रांचेज है भाषा विज्ञान का। तो ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, पद, वाक्य और क्या है? वैरणिक कोटियाँ। ठीक है, व्याकरणिक कोटियाँ तो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाषा क्या? भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, ये जो भाषा है, जो हम अपने दिमाग में, दिल में सोचते हैं, जो एक्सप्रेशन या फिर जो हमारा थॉट रहता है, या किसी फैक्ट को आप एक आदमी से आप दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचाते हो? थ्रू किसके थ्रू पहुंचाते हो? थ्रू भाषा ही आपका ये क्या करता है? हाँ, ये मीडियम की तरह काम करता है पहुंचाने के लिए, है ना। आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके थॉट को, आपके आइडिया को हम आपको अभी बता रहे हैं। तो किसके थ्रू बता रहे हैं? सांकेतिक, कोड लैंग्वेज, ये सब में तो नहीं बोल रहे हैं। किस में बोल रहे हैं आपको? हम भाषा, हिंदी भाषा के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, तो भाषा हमारे लिए क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना भाषा का कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। भाषा का विकास हुआ, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, इसीलिए इतना हमारे ये का विकास हुआ। ठीक है, जो हमारे ये थे पूर्वज थे, उनमें क्या भाषा की कमी थी। जैसे कि हम लोग आगे, जैसे कि हम लोग को पता है ना, पहले क्या थे हम लोग, वो वाला फिगर आपको याद होगा। तो कैसे जैसे जैसे विकास हुआ भाषा का, उसी के थ्रू हम लोग को ज़्यादा क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ है। अदरवाइज इतना टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड नहीं आ पाता अगर हमारे पास भाषा नहीं होता। ठीक है, क्या होता? सीमित रह के रह जाता। चलिए, फिर आपका है इकाई 1 में, ये तो हम लोग कर लिए। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका क्लियर हो। तो भाषा किसे कहते हैं भाई? तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए कि अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। बिना भाषा को हम आपको अभी नहीं बता सकते थे। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो विचार और भावनाओं को क्या करना? आदान प्रदान करना, लेन देन करना। ठीक है, भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इससे भाषा संप्रेषण का साधन है, कम्युनिकेशन का साधन है। ठीक है, भाषा का मुख्य अंग क्या है? तो ध्वनि है, शब्द है और वाक्य है। ध्वनि से ही क्या बना है? वर्ण। ठीक है, वर्ण जो मतलब वर्ण क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, ध्वनि या वर्ण का। बहुत सारे वर्ण मिलके क्या बने? शब्द मिले, और शब्द मिलके क्या बने? वाक्य मिले, और बहुत सारा वाक्य मिलके क्या बना है? एक भाषा बना है। ठीक है, व्यवस्थित। ओके, चलिए कहाँ गया? फिर देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हमारी ध्वनि है। हम सबको पता है। 6 नंबर में भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो एक कहावत है। ठीक है, एक कोस में क्या होता है? पानी बदलता है, और 2 कोस में क्या होता है?
तो भाषा भाषा नहीं बोल सकते, बोली बदलता है, ठीक है। आपका घर से ठीक 1 किलोमीटर बाद हो सकता है बंगाली कुली होगा, बंगाली बोलता होगा, फिर आप बोल दीजिएगा पंजाबी है तो पंजाबी बोलता होगा। आप एक ही जगह से हो लेकिन आपका यहाँ पे कुछ और टोन होगा और आपका ऊपर वाला ये का अलग होगा, होता है ना। तो क्या होता है हमारा यहाँ पे कि बदलते रहता है, ठीक है, बोली। और चलिए, और भाषा तो बोली के ये में बहुत व्यापक है, इसकी कोई ये नहीं है। चलिए, बोली किसे कहते हैं, तो कोई रीजनल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, किसी क्षेत्र में जो बोली जाती है वो क्या कहलाती है, बोली होती है। ओके। 8 नंबर में हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन सी है, तो हिंदी भाषा की प्रमुख क्या है, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मगही आदि, ये सब क्या है, हिंदी भाषा ही का क्या है, बोलियां इसी के अंदर आती है। ओके। फिर 9 में भाषा का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है, तो किसके आधार पर हुआ है, तो उत्पत्ति के आधार पर, उसके संरचना मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है। फिर 10th में आपका भाषा अध्ययन की प्रमुख दिशा कौन सी है, तो ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन। ओके। देखो बेटा, आप ये मत स्किप करके इसको नहीं चल जाना है, ताकि इसी से आपको समझ में आएगा। और जो हमारा 7 और 8 बना है ना, बहुत खतरनाक बना है। 8 तो खास करके जो आपका प्रयोजन मूलक वाला है, तो उसको एकदम एकदम से करके जाना है, ठीक है। वीडियो आप इसकी मतलब 2x 1.5x में आप आराम से देख सकते हो। ओके। चलिए, 12 नंबर पे देखिए, भाषा विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो लिंग्विस्टिक कहते हैं। ओके। चलिए, तो अब हमारा क्या है, क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग करते हैं। ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा की परिभाषा दीजिए तथा उसके स्वरूप और महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जैसे अभी हम लोग जो ऊपर में 2 मिनट बात किए, तो भाषा के ही बारे में बात की कि अपने भावनाएं, अपने विचार को प्रकट करते हैं हम किसके थ्रू, भाषा के थ्रू करते हैं। जैसे कि साउंड के लिए क्या, एयर, अगर एयर नहीं होगा तो क्या होगा, एयर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। वैसा ही भाषा अगर नहीं होगा तो हम आपसे कैसे इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, कि नहीं। इसका आपको स्वरूप बताना है, महत्वपूर्ण बताना है कि अगर हम लोग जापान का भाषा या कोई मीडिएटर हो सकता है, कोई ट्रांसलेटर, अगर मतलब भाषा का ज्ञान नहीं रखेगा, चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, बहुत सीमित हो जाएगा। हो सकता है जो जापान में खोज हुआ है वो इंडिया तक आए नहीं, क्योंकि क्या है, भाषा का बैरियर है, उसका हम लोग एकदम जानते ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। तो यही सब आपको बताना है इसमें। ओके, अपने लैंग्वेज में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा के चलिए। फिर 2 में है, भाषा की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भाषा की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलिए, भाषा जैसे कि क्या है, परिवर्तनशील, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, इसको हम लोग समय के साथ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं। चलिए, और ये क्या है, आर्बिट्रेरी है कि नहीं। आर्बिट्रेरी मतलब कि स्वाभाविक, मतलब हम लोग चेयर को आज चेयर बोलते हैं, अब लगता है यही इसके लिए परफेक्ट है, लेकिन उसी का नाम स्पून अगर हम शुरू से पढ़ते आते तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, क्योंकि वो सब क्या है, आर्बिट्रेरी है, हमारे द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। चलिए, 3rd नंबर में देखिए, भाषा के अंगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भाषा के क्या क्या अंग है, तो जैसे कि है ना, हमारा ध्वनि है, शब्द है और वाक्य है। ध्वनि से क्या है, ध्वनि का हम खंडन या टुकड़न नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे ध्वनि मिलके क्या बनते हैं, शब्द मिलते हैं। शब्द मिलकर क्या, और वाक्य, ऐसा नहीं कि अर्थहीन हो, अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए, अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए, तभी क्या बनेगा, भाषा बनेगा। यही सब आपको लिखना है पूरा। ओके। चलिए, 4 में आपका भाषा और बोली में अंतर बताइए। तो भाषा और आपको बोली में अंतर बताना है, ठीक है। भाषा का क्षेत्र क्या है, बड़ा है, और इसी के अंदर बोली जो अवधी, भोजपुरी, मगही था, वही सब है आपका। 5 में भाषाओं के वर्गीकरण का विस्तृत से वर्णन कीजिए। तो भाषा का कैसे वर्गीकरण हुआ है उस पर आपको लिखना है। जैसे कि हमें तो ये पता होना चाहिए कि इंडो आर्यन भाषा परिवार में कौन से भाषा में परिवार में आता है, तो इंडो आर्यन में, ठीक है। वर्गीकरण अलग अलग ये में देखिए, अलगावादी है, संयोगात्मक भाषा है और विभक्ति युक्त भाषाएं हैं। थोड़ा सा उसको चलिए, ठीक है। फिर आपका यूनिट 1 में देखिए कि दीर्घ इसी का है, ठीक है। तो भाषा के अध्ययन की दिशाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। भाषा का अध्ययन की दिशाओं का विस्तार से आपको वर्णन करना। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर में मिलेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के सामाजिक महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। 8 में हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों का वर्णन कीजिए। जो अवधी, मगही, भोजपुरी था ना, मैथिली, ये सब आपको बताना। 9 में है, भाषा और संस्कृति के शब्द का वर्णन कीजिए। भाषा और संस्कृति कैसे एक दूसरे को पूरक है, ये सब आपको बताना है, ठीक है।
10 में भाषा के विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कैसे भाषा का विकास हुआ, समय के साथ बदला है कि नहीं। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान क्या है, इसके स्वरूप और महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। भाषा और विज्ञान को क्यों जोड़ा गया है भाई, क्योंकि क्या हम लोग जैसे स्वर का उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। ओके, 2 में देखिए, भाषा विज्ञान की शाखाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर आपका कि ध्वनि परिवर्तन क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ध्वनि परिवर्तन क्या है, इसमें आपको बताना है। व्यंजन परिवर्तन, आगाम, लोप सब पढ़ना है आप लोग को। फिर है अर्थ परिवर्तन क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। जैसे ही कोई, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा एक घटा का नाम बादल है, फिर वो एक वाला का क्वांटिटी में घटा, तो अर्थ में कैसे परिवर्तन आता है, ये सबको अभी आपको एग्जाम्पल दे दे के उसमें बताना है। ठीक है, फिर देखिए पद किसे कहते हैं, पद की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। पद क्या है, इसको आपको बताना और इसकी विशेषताएं बताना। ये पेपर आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जो 7, 8 है ना, बहुत अच्छा है। आप लोग का आराम से आप बिना पढ़े भी जाओगे ना, एकदम खाली देख लोगे बढ़िया से तो हो जाएगा आपका। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बहुत सारे शब्द मिलके वाक्य बनते हैं जो कंप्लीट एक अर्थपूर्ण होते हैं, वही सब आपको बताना है। ठीक है, और 7 में व्याकरणिक कोटियां क्या है, ये आपको बताना है। फिर भाषा विज्ञान में ध्वनि का महत्व स्पष्ट कीजिए। फिर 9 में अर्थ परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। अर्थ परिवर्तन तो क्या है ये आप समझ गए, लेकिन इसके क्या क्या कारण है, किस कारण से अर्थ परिवर्तन होते हैं, उस पर आपको बताना है। फिर 10 में भाषा विज्ञान के अध्ययन का महत्व स्पष्ट कीजिए। चलिए इतना है वीडियो आपका। ओके, इतना नहीं है, इसके बाद आप लोग क्या देखोगे, मेजर पेपर 7 देखेंगे। ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए तो उसको आप लोग मैनेज कर लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर, माई सेल्फ प्रेरणा दशरंगी। और आज हम लोग इकट्ठे देखेंगे किसको किसको, मेजर पेपर 7 को भी देखेंगे, 8 को भी देखेंगे और 9 को भी देखेंगे। क्यों साथ में देख रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कम हैं, और तो ठीक है आप लोग इसी से काम चला लीजिएगा। ये पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो उसको कहाँ पे मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में मिलेगा, और अप टू सेमेस्टर 8 तक मिलते रहेगा। ओके, और एक बात, ये वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल है, ये क्या, एनपीयू, आरयू, रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एसकेएमयू, ये तीनों का सिलेबस सेम है। तो आप लोग इस तीनों में से किसी से भी हो तो आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम आप लोग का सिलेबस पहले थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, देन आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, और ये आंसर आप या तो खुद से आप फाइंड आउट कर लीजिए, अदरवाइज आपको 60 रुपीज़ में आप देख सकते हो ज्ञान सागर ऐप पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो हमारा पेपर का नाम क्या है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि। ठीक है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि। इसमें हम लोग क्या, इसका कौन से परिवार से बिलोंग करता है, इसका विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, ये सब पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए आपके यूनिट में क्या लिखा हुआ है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से हो गया होगा, बहुत ग्रेजुअल ग्रेजुअल है ना, इस पे बहुत सारे टर्म आए होंगे, है कि नहीं, तब जाके एक अभी हमारे को व्यवस्थित मिलता है। फिर देखिए कि हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है, जो पूरे राष्ट्र में बोला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। फिर राजभाषा हिंदी। ठीक है, राजभाषा हिंदी को ही क्यों चुना गया, क्योंकि ये सरल है, सटीक है कि नहीं, और लोगों में क्या इसके संचार, मान लीजिए कोई और, ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है मेजोरिटी में, ये भी पहला पॉइंट है कि मेजोरिटी में बोला जाता है। फिर देखिए विश्व भाषा हिंदी में इसका क्या रहा है। फिर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है, इसको भी आपको देखना है। ठीक है, यूनिट 2 में देखो देवनागरी लिपि का उद्भव। ठीक है, जैसे कि हिंदी का हमें पता है कि लिपि कौन सा है, देवनागरी है, तो इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है। ठीक है, फिर देवनागरी लिपि की समस्या एवं समाधान, क्या क्या इसके साथ समस्याएं रही है, क्या क्या इसके साथ प्रॉब्लम आए, और इसके कुछ सॉल्यूशन भी आप देखोगे। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले वन वर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा ज़्यादा अननोन टाइप में नहीं लगेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस परिवार से संबंधित है, तो किस परिवार से है, तो इंडो आर्यन भाषा परिवार, याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछता है।
तो इंडो आर्यन भाषा परिवार। सेकंड में देखो, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो संस्कृत से हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ये क्या सीढ़ी की तरह बढ़ा है, विकास हुआ है इसका। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हिंदी भाषा का विकास की मुख्य अवस्थाएं क्या कौन कौन सी थी। तो देखिए सबसे पहले क्या था, हमारा संस्कृत था, फिर संस्कृत से वो क्या बना, प्राकृत बना, प्राकृत से विकास होके क्या बना, अपभ्रंश बना, अपभ्रंश फिर खड़ी बोली भी इसको नहीं, फिर क्या है हमारा आधुनिक हिंदी बना। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, विकास होके, जैसे कि कोई भी हमारा रूट वर्ड है, ओरिजिन है, वो सारा क्या है, संस्कृत भाषा ही से आया हुआ है, जैसे अग्नि से आग बना है। ठीक है, तो वही है। फिर देखिए राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो वह भाषा जो पूरे राष्ट्र की पहचान और एकता का माध्यम हो, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। फिर हमारा भारत की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, जो आर्टिकल 343 में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा, फिर भारत में संविधान में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया, तो 14 सितंबर 1949, इसी दिन हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। देखिए विश्व भाषा से क्या अभिप्राय है, वह भाषा जो विश्व में कई देशों में बोली और समझी जाती है, वो क्या होती है, विश्व भाषा होगी। ठीक है, हिंदी को विश्व भाषा बनाने में किसका योगदान है, तो हिंदी को पूरा राजभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं, पूरे विश्व का भाषा बनाने में किसका योगदान है, तो प्रवासी भारतीय और हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य मतलब हमारे लिटरेचर का। ओके, फिर 10 में देखिए कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में मुख्य अंतर क्या है। तो राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय पहचान की भाषा होती है, जबकि राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है। प्रशासन बोलने का मतलब बेटा, प्रशासन बोलने का मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये सरकारी हो गया, गैर सरकारी हो गया, कॉलेज इंस्टीट्यूशन, ये सब में हम अधिकतर क्या प्रशासनिक, मतलब आपका हिंदी लैंग्वेज उसमें यूज होता है, इसलिए यहाँ प्रशासन वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, 11 पे देखो, देवनागरी लिपि किस भाषा की प्रमुख लिपि है, तो हिंदी भाषा की। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, तो किस भाषा से इसका विकास हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। 13 में देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा, तो देवनागरी को नाम देवनागरी क्यों पड़ा भाई, क्योंकि इसका प्रयोग नगरों और विद्वानों द्वारा किया जाता था। क्यों किया जाता था, कि विद्वान जो थे, थिंकर्स चाहे बोल दो, विद्वान बोल दो, ठीक है, और जो नगरों में यूज होता था, इसीलिए इसे देवनागरी कहा गया। देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर है, तो 13 स्वर है। अब ये अ आ का बात कर रहा है। ठीक है, कितने स्वर है, 13 स्वर है। देवनागरी लिपि में कुल व्यंजन कितने हैं, तो 33 व्यंजन है, यानी क ख ग का बात कर रहा है। फिर 16 में देखिए देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसकी विशेषता क्या है भाई, इसका प्रॉपर्टी क्या है, कि जैसे हम स्वर उच्चारण करते हैं, अ बोल रहे हैं तो अ को हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं जैसे उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, फिर 17 में देवनागरी लिपि में ऊपर की रेखा क्यों कहा जाता है, ऊपर की रेखा क्या कहा जाता है, तो क्या होगा, सिरोरेखा। जो ऊपर की रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, सिरोरेखा। ये जो है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो ये वाला। 18 में देखिए देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा जाता है भाई, तो क्योंकि इसमें ध्वनि और अक्षर का स्पष्ट संबंध होता है, एकदम क्या स्पष्ट क्लियर क्या होता है, रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। 19 में देखिए लॉजिकल मतलब, 19 में देखिए देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं। हम लोग क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं, ऐसे ही लिखते हैं ना। अब बताइए तो कौन सा ये में उल्टा लिखते हैं। ठीक है, दाएं से बाएं किस में लिखते हैं, आप लोग का HW है, कमेंट करना है, देखते हैं आप लोग कितना तेज है। 20 में देवनागरी लिपि में संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अक्षर। संयुक्त अक्षर किसको बोलते हैं, या संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं, जैसे हो गया हमारा क्या, अक्षर, ठीक है, फिर त्र हो गया, गिया हो गया, ये सब किससे बना हुआ है, दो ये से बना हुआ है। ठीक है, दो व्यंजन मिलके बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, संयुक्त व्यंजन कहा गया है। फिर ये वाला भी है आपका, ठीक है, चलिए
21 में है देवनागरी लिपि की एक प्रमुख समस्या क्या है, तो संयुक्त अक्षरों की जटिलता। 22 में है देवनागरी लिपि में सुधार के लिए किसका सुझाव दिया जाता है, तो सरल और मानकीकृत लेखन पद्धति का प्रयोग। 23 में देवनागरी लिपि का प्रयोग किन भाषाओं में होता है, तो देवनागरी और जैसे हिंदी का हो गया आपका देवनागरी, उसी तरह संस्कृत का भी लिपि क्या है, देवनागरी, मराठी का भी और नेपाली का भी है, ठीक है। 24 में है हिंदी भाषा भारत में किस प्रकार की भाषा है, तो संपर्क भाषा। संपर्क कहने का मतलब कम्युनिकेशन, इंटरेक्ट करने का, ठीक है। हम आपसे बोल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो हम अभी कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वही बोला गया। 25 में देखिए हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का मुख्य महत्व क्या है, तो क्या महत्व है, भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है, यूनिटी लाता है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, आपका तो क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे, ठीक है। आंसर आप लोग को खुद से करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि इसका उद्भव कहाँ से है और इसका विकास में क्या क्या चरण है, क्या क्या अवस्थाएं हैं। जैसे हम लोग संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, खड़ी बोली, ये सब था ना, ये सब आपको सब मिला के इसमें लिखना है, ठीक है। कब कहाँ क्या यूज़ होता था, पहले लिटरेचर में क्या यूज़ होता था, सब लिखना है कि जो है ना हमारा रीतिकाल, चलिए भक्तिकाल, ये सब है हमारा जो उसको भी इसमें आप ऐड कर सकते हो कि पहले संस्कृत से लिखा जाता था, फिर लगा लोगों को कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रभाषा हिंदी जो हमारा है, राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, संपर्क के लिए यूज़ होती है, तो इसका आपको महत्व लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए थर्ड में राजभाषा हिंदी का स्वरूप और महत्व स्पष्ट कीजिए। आपको राष्ट्रभाषा है चाहे राजभाषा है, दोनों को थोड़ा बहुत मिला के आप दोनों का आंसर सेम सेम थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद देख लीजिए यहाँ पे 343 के अनुसार में हुआ था, वो बताएं आपको ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, वही आपको बताना है। जो राष्ट्रभाषा में क्या पूरा एकता को ये करता है, राजभाषा प्रशासन का कार्य में यूज़ होता है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हो गया, कानून बोल रहे हैं, ये सरकारी कोई भी स्कीम निकलता है या कोई भी अनाउंसमेंट होता है, ठीक है। 5 नंबर में देखिए देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। जैसे हम लोग को पता चला ऊपर में कि ब्राह्मी लिपि से आया हुआ है, तो इसी को आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, पढ़ के एक बार आप स्लो करके इसको स्टॉप करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज 60 पे कीजिए और मस्त से आप देखो, ठीक है। इकाई 2 में देखिए देवनागरी लिपि से क्वेश्चन है 6 नंबर, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो वैज्ञानिकता का क्या था कि इसमें स्पष्टता था, जो बोला जाता था वही लिखा जाता था, पढ़े ना हम लोग, उसी को अपना करना है। सिरोरेखा क्या होता है वो सब बताना है। साथ में देखिए देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। बाएं से दाएं लिखा जाता है, सिरोरेखा होता है, मात्राओं का प्रयोग होता है, संयुक्त अक्षर होते हैं ना, संयुक्त व्यंजन जिसको, वो सब आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। फिर 8 नंबर पे देखिए देवनागरी लिपि की समस्या का वर्णन कीजिए। इसके साथ क्या क्या समस्याएं थी, तो जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि संयुक्त अक्षरों की क्या थी, जटिलता थी, है ना। देखिए अक्षत्र, गिया, ये सब है ना, कठिन होता था, अभी हम लोग को लगेगा आसान है। फिर वर्तनी की समस्या है, मात्राओं का प्रयोग की जटिलता है, टाइपिंग की कठिनाई है ना। 9 में देखिए देवनागरी लिपि की समस्याओं के समाधान का वर्णन कीजिए। जो समस्याएं थी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप देख रहे हो तो ये सबको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, सबको करके जाना है। 10 नंबर पे देखिए कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के महत्व का वर्णन कीजिए। तो क्या इसका इम्पोर्टेंस रहा है, अगर हिंदी नहीं रहेगा तो कोई भी काम जल्दी से नहीं होगा, हम लोगों से संपर्क नहीं कर पाएंगे, कार्यों में जटिलता आएगी, बहुत सारा कुछ है जिसमें आप कर सकते हो। तो अभी क्वेश्चन में भी रिपीट होगा, तो आप देख लो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का विस्तार से वर्णन करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व विस्तार से वर्णन कीजिए। और देवनागरी लिपि के उद्भव, मतलब सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को। और चलिए ये हमारा था किसका, MG7 का, मेजर पेपर 7 का। नाउ अब हम लोग किस में जाएंगे, 8 पे जाएंगे, फिर इसके बाद 10 मिनट के बाद 9 पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, होप वीडियो। चलिए बच्चा अब हम लोग किस में करते हैं, मेजर पेपर 8 को करते हैं, ओके।
तो देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी, इसका तो पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा। इसका इंग्लिश में मतलब होता है फंक्शनल, ठीक है। अब ये फंक्शनल का मतलब क्या होता है भाई? तो फंक्शनल हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब है जो हम लोग अपने सरकारी काम हो गया, स्कूल कॉलेज वगैरह में, इंस्टीट्यूशन वगैरह में जो हम लोग हिंदी यूज़ करते हैं ना कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रयोजन मूलक हिंदी। इसकी क्या होती है? विधि थोड़ा डिफरेंट होती है। जैसे हम लोग बोल चाल में दूसरा बोल देते हैं, बट हम जब पत्र व्यवहार करते हैं, जब पत्र लिखते हैं या पत्र के थ्रू कुछ नोटिस निकालते हैं, वो सबका आप देखिएगा लैंग्वेज थोड़ा पोलाइट होता है, विनम्र होता है ना। उसमें हमें क्या फॉर्मल मतलब फॉर्मल को क्या बोलते हैं, औपचारिक, ये उसको मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो चलिए इसका सिलेबस देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा सिलेबस इसमें। तो पहला ये में पढ़ना है आपको, प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगी जानकारी प्राप्त कर छात्र रोज। अच्छा, ये तो दूसरा कुछ है यहाँ पे, देखिए इकाई 1 में क्या पढ़ना है? प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणाएं एवं संभावनाएं, ठीक है। इसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं वो पढ़ना है आपको। फिर प्रयोजन मूलक हिंदी का विभिन्न दिशाएं, प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता, प्रयोजन मूलक हिंदी की समस्याएं एवं समाधान, तो इसका भी हमें समस्या और समाधान पढ़ना है। और प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्य हिंदी में अंतर, जो हम लिटरेचर में यूज़ करते हैं, तो जो प्रयोजन फंक्शनल जो पत्र वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब में क्या डिफरेंस है उसको आपको पढ़ना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। अवधारणाएं तो खैर है ही इम्पोर्टेंट। फिर देखिए इकाई 2 में क्या, प्रशासनिक हिंदी क्या होता है, प्रशासनिक हिंदी क्या होता है, व्यावसायिक हिंदी क्या होता है, तकनीकी हिंदी क्या होता है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, जनसंचार के माध्यमों की हिंदी। तो ये हुआ हमारा फंक्शनल हिंदी में ये सब आ जाएगा कि प्रशासनिक हिंदी, जब हम लोग सरकारी कोई काम हो गया, कॉलेज वगैरह में हो गया, तो उसमें हम लोग क्या प्रशासनिक हिंदी या बोल सकते हैं उसको क्या, उस टाइम जो हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? प्रशासनिक हिंदी होता है। देखिए इसको राजभाषा या राष्ट्रभाषा बोलना भी हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इतना इसका ये है, आप मराठी पे चाहे कुछ भी खोटा या नागपुरी में, हमारे पास उतना शब्दकोश नहीं है कि इतने बड़े शब्दकोश को बीट कर पाए, ठीक है। चलिए उसके बाद व्यावसायिक हिंदी, जो हमारे बिजनेस वगैरह में जो यूज़ होता है उसका भी कुछ अलग होता है। फिर देखिए तकनीकी, जो तकनीकी मतलब क्या हो गया हमारा, जो साइंस का बुक में हो गया आपका, केमिस्ट्री का बुक में, फिजिक्स का बुक में अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो उतना हर एक इतना साइंटिफिक लैंग्वेज का भी हमारे पास जवाब है किसमें? हिंदी में, है कि नहीं। हर एक मतलब हर एक वर्ड का हिंदी में भी अलग मतलब होता है, मतलब अलग नहीं होता है, मतलब वर्ड उसमें है डिक्शनरी में, वो हम बोल रहे हैं, ठीक है। फिर हिंदी की संवैधानिक संवैधानिक स्थिति, फिर जनसंचार के माध्यमों में हिंदी का प्रयोग, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन में जो हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं। तो वह किसे कहते हैं? जो विशेष कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाओ। विशेष कार्य मतलब हो सकता है वो प्रशासनिक हो सकता है वो आपका क्या हो, व्यावसायिक हो सकता है आपका वो वैज्ञानिक नहीं था, तकनीकी हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कुछ विशेष उद्देश्य हो, है ना। चलिए, तो प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी को व्यावहारिक और उपयोगी प्रयोग करना। फिर प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो किससे है? व्यावहारिक कार्यों और व्यावसायिक क्षेत्रों में, व्यावहारिक कार्यों और व्यावसायिक क्षेत्रों में, ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये सरल, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण भाषा होती है। यहाँ आपको साहित्य के जैसे अलंकार और रस ये सब यहाँ पे आपको मेंटेन करना नहीं होता है। आप सिंपल जो आपको चाहिए, जो बोलना सटीक बोलो और निकलो, ठीक है। सरल होता है, स्पष्ट होता है। फिर देखिए किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। तो प्रशासन में, व्यापार में, तकनीक में और जनसंचार में, तीनों थोड़ा थोड़ा हम लोग को पता चल गया है कि क्या है। फिर देखिए हमारा इसमें ही दोनों में अंतर क्या है, प्रयोजन मूलक और साहित्य हिंदी में अंतर क्या है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी व्यवहारिक कार्यों के लिए होती है, और जबकि साहित्य हिंदी सृजन के लिए होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी है। तो प्रशासनिक, व्यावसायिक और तकनीक, आपको कोई भी रहेगा तो आप कर लोगे उसको, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आधुनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है, ठीक है। हिंदी का उपयोग क्या है? धीरे धीरे
बढ़ रहा है। 9 में देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी का एक प्रमुख समस्या क्या है, तो व्यवहारिक वगैरह में तो ठीक है, चल जाता है काम, लेकिन तकनीकी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए कोई कोई वर्ड में आप देखिएगा हिंदी से भी वही, जो मतलब इंग्लिश से भी वही लिखा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास हिंदी में वैसा वर्ड नहीं है, इसीलिए कोई कोई आप देखिएगा कि सेम वर्ड लिखा हुआ रहता है इंग्लिश से ही, ठीक है, हिंदी में। लिपि हिंदी मतलब देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन ये की लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश ही होती है। 10 में देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, तो कैसे किया जाएगा, हिंदी में नई तकनीक शब्द का विकास करके। कैसे विकास होगा भाई, तो इसी में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं। जो कोई भी अगर हमारा रूट वर्ड है उसमें आगे लगाते हैं तो उपसर्ग बन जाता है, पीछे लगाते हैं तो प्रत्यय बन जाता है। नए शब्दों का विकास कैसे होता है, क्या प्रत्यय और उपसर्ग के ही सहारे होता है, ठीक है। आप एक नया वर्ड को डील तुरंत आप इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाओगे। फिर देखिए प्रशासनिक हिंदी किसे कहते हैं, तो सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त हिंदी, जो सरकारी काम में जो हमारा यूज़ होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा सरकारी प्रशासनिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, तो सरकारी कार्यों को हिंदी में संचालित करना। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणाओं का विस्तार वर्णन से कीजिए। तो आपको ये करना है वर्णन कि कैसे क्या होता है। आपको इसमें इसी में आपको बता देना है कि इसमें प्रशासनिक है, तकनीकी है, ठीक है, व्यावसायिक है, फिर जनसंचार के लिए अलग अलग विधि है कि नहीं। प्रयोजन मूलक हिंदी की विभिन्न दिशाओं का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न दिशाओं का आपको वर्णन करना है कि कहाँ कहाँ देखिए आदेश में, पत्राचार में, रिपोर्ट में, हर जगह यूज होता है ना, वही सबको बताना है इसमें भी। ओके। 3 में देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कर लीजिएगा। शिक्षा, व्यापार हो गया, हर जगह है इसका। फिर एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझते हो ना, तो बहुत आसान है कि दूसरे को भी हम उसे को रिलेट करके, क्योंकि हिंदी आपका हिंदी ऑनर्स में ऐसा होता है कि आपको एक चीज़ों को दूसरी चीज़ों से क्या होता है, कनेक्ट करके लिखना होता है, क्योंकि पेज भी बढ़ना होता है आपको। चलिए 4 नंबर में देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए तकनीक शब्दावली की कमी, जो साइंस में जो हमारा है उसमें क्या होती है, कम हो जाती है। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव, मानकीकरण की कमी, है ना, फिर प्रशिक्षण की कमी, ये सब में आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। 5 में देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी की समस्याओं के समाधान का वर्णन कीजिए। तो कैसे होगा, तो हम लोग तकनीकी शब्दावली का विकास करेंगे, ठीक है, ये सब आपको सरकारी प्रोत्साहन करेंगे। चलिए 6 नंबर में देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में क्या स्पष्ट है। तो प्रयोजन मूलक में हम लोग क्या सरल स्पष्ट होता है, साहित्य में अलंकारित होता है, और ये सृजन के लिए उपयोग होता है। ओके, ये सब आपको मेनली आपको मेंशन करना ही है। 7 में देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी की संभावनाओं का वर्णन कीजिए। तो जो जो संभावना है उसको आपको लिखना है। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा, ज्ञान सागर में मिलेगा। 8वां नंबर पे देखो आधुनिक युग में प्रयोजन मूलक हिंदी के महत्व का वर्णन कीजिए। तो बहुत महत्व है, इतना तकनीक में आगे बढ़ा है, व्यवसायिक में, प्रशिक्षण ये में, प्रशासनिक में, ठीक है, जनसंचार में, तो सबको एकीकृत करके आपको लिखना है। ओके, वही वाला सेम क्वेश्चन अब रिपीट होगा। तो अब हम लोग किसमें चलते हैं, मेजर पेपर 9 में। ओके, जनसंचार से क्वेश्चन नहीं था क्या यहाँ पे, नीचे देखते हैं। हाँ देखिए आधुनिक युग में जनसंचार के माध्यमों में हिंदी का महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ लिखना है डिजिटल मीडिया वगैरह में जो यूज़ होता है। 7 में व्यावसायिक हिंदी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो लिखना है प्रशासनिक हिंदी की विशेष, मतलब जो फंक्शनल हिंदी है, जो उसमें जो जो आता है उसको आपको अच्छे से एक बार रीड करना है, बस चल जाना, एकदम 1 नंबर मार्क्स आएगा। बहुत बहुत अच्छा पेपर है ये, जो प्रयोजन मूलक वाला है ना, बहुत अच्छा है। बस तो आपको प्रशासनिक के बारे में पढ़ना है, व्यावसायिक तकनीक ये सब में पढ़ना है, बस एकदम कचाहीन लिख के आ जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टू अब हम लोग कब जाते, किस में जाते हैं, मेजर पेपर 9 में। ओके।